चलो डिस्कशन पे चलते हैं। सो जीओसी वाले पार्ट में तो हम पहले ही बोले थे कि थ्योरी तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के टाइम पे ही हम लोग थ्योरी का डिस्कशन कर लिया करेंगे थोड़ा बहुत। अब उसमें जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आपको कहीं नोट करना है तो कॉपी में नोट करते चले जाना, केवल प्रवचन मत सुनना और ये मत सोचना कि फिर दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर तो है तो फिर से प्रवचन सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो वर्थ नोटिंग है, एक कॉपी में अपना नोट करते जाओ, ज़्यादा आलसी मत बनो, तुम्हारे लिए सारा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किया करेंगे बार बार। तो सबसे पहला केस, स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग अल्कीन। पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी कंपेयर किया है। सो पाई बॉन्ड के स्टेबिलिटी के लिए हम लोग रेजोनेंस, हाइपरकंजुएशन, इस इफेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। पहले केस में रेजोनेंस नहीं है, दूसरे में रेजोनेंस नहीं है, तीसरे में रेजोनेंस नहीं है, चौथे में भी रेजोनेंस तो नहीं दिख रहा, मतलब हाइपर कंजुएशन से जा सकते हैं। अगर हाइपर कंजुएशन से जाएंगे तो पहले वाले केस में 6 हाइपर कंजुएशन है, दूसरे वाले केस में 12 हाइपर कंजुएशन है, तीसरे वाले केस में फिर से 6 हाइपर कंजुएशन है और चौथे वाले केस में 9 हाइपर कंजुएशन है। सो सबसे ज्यादा स्टेबल तो 2 होगा, उसके बाद 4 का नंबर आएगा, 6 हाइपर कंजुएशन, 6 हाइपर कंजुएशन। सो चाहे तो हम लोग अच्छा सॉरी स्टेबिलिटी बोला है, तो स्टेबल, हाँ ठीक है, 2 सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। चाहे तो हम लोग ऑप्शन से सीधा काम कर सकते हैं, 2 के बाद 4 का नंबर, इसका मतलब ऑप्शन 1 ही आंसर होना चाहिए। बट क्योंकि अभी हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं तो ऑप्शन मैचिंग वर्क नहीं करेगा हम लोगों के लिए, अभी हम लोगों को एक एक ऑप्शन के एस्पेक्ट को जानना है। तो यहाँ पे 6 हाइपर कंजुएशन, यहाँ भी 6 हाइपर कंजुएशन है, आपके नोट्स कॉपी में एग्जाम्पल कराया हुआ है। अगर हम लोग ट्रांस अल्कीन और ये स्ट्रक्चर में बात करें तो दोनों जगह 6 हाइपर कंजुएशन है, लेकिन जो सेकंड वाला केस है इसमें लीनियर टाइप का कंजुएशन निकल के आता है। यहाँ का 6 हाइपर कंजुएशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सीधा क्लास नोट को, क्लास नोट्स अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम्पल कराया हुआ है जीओसी के नोट्स में। सो 6 हाइपर कंजुएशन इस तरह के स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस स्ट्रक्चर। उसमें चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली जब हाइड्रोजन हाइपर कंजुएशन में जाएगा तो हम लोगों का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे जो H है उस पर पॉजिटिव चार्ज। जब पहले वाले केस में हाइड्रोजन हाइपर कंजुएशन में जाएगा तो अपने स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, माइनस चार्ज और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो फर्स्ट वाले केस में अगर एक तरफ का हाइड्रोजन हाइपर कंजुएशन में चला गया तो दूसरे साइड का हाइड्रोजन हाइपर कंजुएशन में नहीं जा पाएगा, मतलब क्रॉस टाइप का कंजुएशन बोल सकते हैं। जबकि सेकेंड वाले केस में अगर पहले तरफ का हाइड्रोजन हाइपर कंजुएशन में जाएगा तभी भी दूसरे साइड का हाइड्रोजन हाइपर कंजुएशन में जा सकता है, मतलब 3 हाइपर कंजुएशन ऊपर का नीचे का हाइपर कंजुएशन से इंडिपेंडेंट है, लीनियर टाइप का कंजुएशन बोल सकते हैं। इसलिए 6 हाइपर कंजुएशन दूसरे वाले केस में ज्यादा स्टेबल है। सो हम लोग का ऑर्डर होना चाहिए 2 के बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, 2 4 3 1 ऑर्डर, ऑप्शन 1 कंसिडर कर सकते हैं। क्लास नोट्स में कराया हुआ एग्जांपल है, स्टार मार्क करा रखा है, देखने लायक क्वेश्चन है। Select the correct statement regarding the following compounds. So 1 has a greater dipole moment than, sorry, 2 has a greater dipole moment than 1. Covalent character of 2 चल रहा है भाई, क्यों इतना लेट आते हैं लोग, किसका मैसेज आया जा रहा है। हाँ, सो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वाले पार्ट में किसका मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, चल क्या रहा है ये क्लास के टाइम पे, क्यों परेशान कर रहे हैं लोग। हाँ चलो ध्यान दो। सो 2 has a greater dipole moment than 1. Covalent character of 2 is less than 1. अच्छा ठीक है। 1 is more soluble in polar solvent। इस तरह का क्वेश्चन नोट्स कॉपी में कराया हुआ है वैसे तो, जैसे पोलर सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल ज्यादा सोल्यूबल है ऐसा एजिलीन मॉलिक्यूल में बताया था, आपके नोट्स कॉपी में स्टार मार्क करा रखा होगा एरोमेटिसिटी के टॉपिक में। एक तो वहां पे था, दूसरा जब एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग तो वहां पे सबसे लास्ट में इस तरह का एक केस डिस्कस किया हुआ था, सबसे लास्ट में। बेसिकली ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है
ये हम लोग बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक करके देखा करते हैं। सो 7 मेंबर रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये एरोमेटिक बनेगा, 5 मेंबर रिंग में नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये एरोमेटिक बनेगा। बॉन्ड को लेफ्ट साइड ब्रेक करके जानना चाहिए। सो अपना स्ट्रक्चर में जो 5 मेंबर रिंग है वो बेसिकली रिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यार। हाँ, सो जो 5 मेंबर रिंग है इसमें नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, और जो 7 मेंबर रिंग, क्या हो गया भाई इसको? सर एजुलिन तो सटा सटा रहता है ना, एजुलिन क्या होता है? मतलब दोनों रिंग एक ही साथ सटा हुआ रहता है ना सर। अरे एजुलिन में ऐसा कंसेप्ट डिस्कस किया था, ये एजुलिन मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है सर। जो नीचे जो सॉल्युबल वाला पार्ट है, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इस कंसेप्ट को एजुलिन मॉलिक्यूल में डिस्कस किया था। पोलर मॉलिक्यूल है इसलिए पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। सो जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक जगह नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक जगह पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो जो 5 मेंबर रिंग है यहाँ का मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज रखेगा, और जो 7 मेंबर रिंग है इधर का मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। मतलब क्लियर कट डाइपोल दिख रहा है, मतलब पोलैरिटी हाई होगा। सो पहला चीज हाई पोलर मॉलिक्यूल है 1 वाला पार्ट, सो 1 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 2। इसमें बोला है 2 हैज अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन 1। 2 वाले केस में बॉन्ड को ब्रेक करने पे एक जगह माइनस जा रहा है, एक जगह प्लस जा रहा है, मतलब एक रिंग एंटी एरोमेटिक बनेगा, एक रिंग एरोमेटिक बनेगा। सो ऐसा बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक नेचर का है। सो अपने स्ट्रक्चर में 1 विल बी मोर पोलर देन 2, इसका मतलब पहला स्ट्रक्चर तो गलत है। अगर 1 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है इसका मतलब 1 विल बी मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट देन 2 होना चाहिए। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है वो ज्यादा पोलर होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक कंसेप्ट के हिसाब से अगर बात करें हम लोग, सो सिंपल सा कंसेप्ट है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाले पार्ट में हम लोगों का पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा। सो थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ 2 इज लेस देन 1। अगर ऑप्शन 3 सही है तो वैसे तो 2 सही नहीं होना चाहिए, बट स्टिल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ 2 इज लेस देन 1 देख के तो ये भी स्टेटमेंट ठीक ही दिख रहा है। 2 हैज अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन 1, नहीं गलत है। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ 2 इज लेस देन 1, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ 2 इज लेस देन 1 स्टेटमेंट तो ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि पहले वाले में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो दूसरे वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। सो तकलीफ क्या है भाई? इसका सेकंड ऑप्शन में आंसर होगा। क्या आंसर दिया है इसका? एक बार कोई आंसर देख के बता। 2 हैज अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन 1, ये तो बिल्कुल गलत है। 1 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और क्योंकि 1 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है इसलिए ज्यादा सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में, मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ 2 इज लेस देन 1, 1 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बोल रहा है, 1 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ। सेकंड ऑप्शन भी सही है। जो सेकंड मॉलिक्यूल है इस सेकंड मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 1। अच्छा सॉरी, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ 2 इज लेस देन 1, अच्छा उल्टा बोल रखा है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर सेकंड मॉलिक्यूल में कम होगा, जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है। इसका मतलब 1 में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब 2 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टर 2 इज मोर देन 1 होना चाहिए। अब पता नहीं उल्टा मॉलिक्यूल देख रहे थे, सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। डाइपोल मोमेंट के कंपैरिजन का सवाल था, बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग सीख चुके हैं एरोमेटिसिटी निकालना, उसी को हम लोग पोलैरिटी में भी एसोसिएट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट वहीं से एसोसिएट होगा, सॉल्बिलिटी वहीं से एसोसिएट होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर वहीं से एसोसिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1 मिथॉक्सी 1,3 ब्यूटाडाइन इज लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल बोला। ये देख के लग रहा है बुकलेट का सवाल है, अपने बुकलेट में ऐसा सवाल दे रखा है। जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट बोलो या मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोलो, दोनों सेम चीज है। सबसे, अरे यार कितना मैसेज आ रहा है भाई, आज चल क्या रहा है? पास आउट में नहीं कि लेट गया है, ज्वाइन करवा लीजिए सबको। पासवर्ड रिकॉर्डिंग लेट गया ऑन है? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा पासवर्ड वाला मैसेज किया जा रहा है। अच्छा, वही लोग हंगामा करने में लगा पड़ा है। लिंक तो यार टाइम पे चला गया था। नहीं सर, हम लोग के ग्रुप में नहीं आया था। अभी आया है 5 मिनट सर पहले। आप अभी भेजे।
अच्छा हाँ 9:15 पे दिखा रहा नहीं, हम भेज तो पहले ही दिए थे यार, लिंक अभी गया है। नेट धीरे चल रहा होगा सर। अच्छा वाह रौनक राज, तुम बहुत नेता बनेगा आगे जा करके। याद है इंसिडेंट जब क्लास के लिए बोला कि सर इतना क्लास मत लगाइए, तुम तो क्लास भी नहीं करता तभी बोल रहे क्लास मत लगाइए। चलो ध्यान दो। सो क्या डिस्कशन चल रहा था अपना, हाँ। सबसे पहले ऑक्टेट रूल देखते हैं और ऑक्टेट में ही मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे बात कर लेते हैं। ऑक्टेट के बेसिस पर अगर कंपैरिजन नहीं चला तो एरोमेटिसिटी होता है, यहाँ से फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जाते हैं। अगर इन 3 रूल से काम नहीं होता है तब फिर उसके बाद फिर हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखते हैं, मतलब चार्ज और अनचार्ज मॉलिक्यूल देखते हैं, सिमिलर चार्ज और नियर बाई एटम देखते हैं। इस तरह कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ऑक्टेट चेक कर लेते हैं। पहले वाले केस में 2 पाई बॉन्ड है, दूसरे वाले केस में 2 पाई बॉन्ड है, तीसरे वाले केस में 1 और चौथे सर वाले में भी 1 पाई बॉन्ड है। हाँ बोलो। आपका वीडियो ऑफ है क्या? तो चेहरा देखिए क्या करना है तुमको, क्वेश्चन है देखो। गजब इंसान है। अच्छा नहीं, हमको लगा आप ऑनलाइन करा रहे तो अच्छा समझ गए सर। तेरा पहला क्लास है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, रिवीजन में भी तुम लोग का पहला क्लास है। खतरनाक इंसान हो भाई तुम लोग। चलो क्या बोल रहे थे भाई, भूल गए। हाँ पाई बॉन्ड दोनों में 1 है और शुरू में 2 पाई बॉन्ड है। लीस्ट स्टेबल बोला, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। हम लोग पहले एक काम करते हैं, ओवरऑल कंपैरिजन पुट कर लेते हैं, सारा का सारा मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट कंपैरिजन। जहाँ 2 पाई बॉन्ड है वहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, जहाँ 1 पाई बॉन्ड है वहाँ कम स्टेबिलिटी होगा। और 2 पाई बॉन्ड वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब दोनों के केस में ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके अलावा हम लोगों का निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले वाले स्ट्रक्चर में ज़्यादा है। अगर अनलाइक चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, और यहाँ पे अनलाइक चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। 1 और 2 वैसे ही सबसे ज़्यादा स्टेबल था, उसमें भी 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसके बाद नीचे 1 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 1 पाई बॉन्ड, लेकिन इन दोनों केसेस में हम लोगों का प्लस माइनस एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है। इसके बेसिस से कंपैरिजन तो नहीं कर पाएंगे। लाइक चार्जेस ऑन नियर बाई एटम, बेसिकली ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज सिमिलर चार्जेस होता है। सिमिलर चार्जेस ऑन नियर बाई एटम ये मॉलिक्यूल को थोड़ा अनस्टेबल बनाएगा, जबकि पहले वाले केस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब 3 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और 4 सबसे लीस्ट हो जाएगा। अपना आंसर 4 होना चाहिए ऑप्शन 3 में। डिसेंट क्वेश्चन है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का सारा केस डिस्कस किया हुआ है बेसिकली। तो इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त आपको एक एक एंगल पे सोचना पड़ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग इज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग पूछा है। पहले वाले केस में बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन चेन अटैच्ड है, मतलब हाइपर कंजर्वेशन आएगा केवल। दूसरे वाले केस में बेंजीन रिंग पे -m ग्रुप अटैच्ड है। अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड है मतलब -m। तीसरे वाले केस में 2 -m ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन के ऊपर। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बुकलेट में भी ये सवाल शायद दिया हुआ है। 2 -m ग्रुप आ गया। और लास्ट वाले केस में नाइट्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड है इसका मतलब +m इफेक्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। +m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, हाइपर कंजर्वेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, -m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि +m सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, फिर उसके बाद 1 का नंबर आएगा, और 2 और 3 में जहां ज्यादा -m है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। 3 सर एंड 2 ऐसा कुछ ऑर्डर हो जाना चाहिए। हाँ बोलो। सर वो फोर्थ में जो डबल बॉन्ड है वो खींचेगा नहीं थोड़ा सा भी? क्या डबल मतलब बॉन्ड? जो फोर्थ में डबल बॉन्ड है वो अनसैचुरेशन खींचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन? कौन से इफेक्ट से खींचेगा? -i से। खींच लेने दो, अब बताओ। वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बताओ तो क्या फर्क पड़ेगा। ये तो नहीं पता। अरे -i क्या करेगा ये तो पता होगा। हाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और क्या। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। और m इफेक्ट और पहले I इफेक्ट में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है? +m। तो ओवरऑल क्या होगा? हाँ समझ गए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब मेन इफेक्ट पता चल रहा है तो केवल उसके बेसिस पे कंपैरिजन करो, दूसरे इफेक्ट को देखने की जरूरत क्या है, समझा? हाँ सर।
सो 4 के बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई? 4 1 3 2 ऑप्शन 3 आंसर हो जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत भारी तो उसको नहीं बोलेंगे, बट एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व्ड इन। हाइपर कंजुगेशन के लिए sp या sp2 एटम किसी ऐसे एटम से अटैच्ड होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, और वहां पे पाई बॉन्ड वगैरह बन जाना चाहिए, या फिर हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस जैसा इफेक्ट होना चाहिए। सो जिस एटम पे रेडिकल होगा, जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस एटम पे पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, केवल यही एटम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के सेंस में। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है। सो रेडिकल वाला एटम यहाँ दे रखा, रेडिकल वाले एटम से अटैच्ड दोनों एटम अल्फा कार्बन कहलाएंगे, बट यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। दूसरे वाले केस में कार्बन के ऊपर 3 बेंजीन रिंग दे रखा, सो अगर 3 बेंजीन रिंग है मतलब फिर से यहाँ तो अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में रेडिकल से अटैच्ड एक नीचे का कार्बन अल्फा कार्बन है, बट इस अल्फा कार्बन वाले पार्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। ऊपर के कार्बन पे हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जा नहीं सकता है, क्योंकि ब्रिज हेड का जो एटम है वो कभी भी प्लानर नहीं हो सकता। अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जाएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, मतलब इन ब्रिज एटम और रेडिकल वाले कार्बन में पाई बॉन्ड बनेगा, जबकि ब्रिज हेड का एटम कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। सो इसलिए इसको ध्यान रखना, यहाँ का हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाने वाला है। लास्ट वाले केस में जिसपे पॉजिटिव चार्ज और जिसपे रेडिकल है, उससे अटैच्ड एक तरफ अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, दूसरे तरफ अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जा सकता है, पहला केस। उसके अलावा ये नहीं पूछा है कि रेडिकल हाइपर कंजुगेशन में शो करेगा कि नहीं, बस पूछा हाइपर कंजुगेशन। तो जो पाई बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन आराम से हाइपर कंजुगेशन होगा, और इधर भी पाई बॉन्ड दिख रहा, मतलब हाइपर कंजुगेशन लास्ट ऑप्शन में तो होगा ही होगा, बाकी तीनों में नहीं होने वाला है। डिसेंट क्वेश्चन है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन जो ब्रिज हेड कभी भी प्लानर नहीं हो सकता, इसको हम लोग ब्रेड्स रूल बोला करते हैं, इससे एसोसिएटेड एक छोटा सा डिस्कशन था, बाकी इसके क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग स्पीसीज आर रेस्पेक्टिवली। इसमें हम सीधा क्वेश्चन का सॉल्विंग कर रहे हैं, ये आपके वर्कशीट में सारा क्वेश्चन दे रखा है, केवल मार्किंग कर दे रहे हैं। 3 हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे होगा, इधर 0 है, मतलब पहले वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन है, दूसरे वाले केस में 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेशन है, तीसरे वाले केस में 3 3 6 3 9 हाइपर कंजुगेशन है, और चौथे वाले केस में 3 और यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेशन है, मतलब 5 हाइपर कंजुगेशन है। सो 3 5 9 5 ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। 3 5 9 5 मतलब ऑप्शन सेकंड आंसर कंसिडर कर सकते हैं। In the following set of resonating structure, label the major contributing toward resonance hybrid. Major contributor toward resonance hybrid में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं सबको मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, एंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। जिस ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उसी ऑर्डर में या उसी रेशियो में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। सो पूछा है इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेबल द मेजर कंट्रीब्यूटर, मतलब ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले वाले केस में पहले ऑक्टेट देखेंगे या पाई बॉन्ड देखेंगे। सो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, सो पाई बॉन्ड से तो डिसाइड नहीं कर सकते। एरोमेटिसिटी का केस हो नहीं सकता क्योंकि साइक्लिक मॉलिक्यूल ही नहीं है। तीसरा पॉइंट, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब 2 विल बी मोर स्टेबल देन 1, ऐसा सोचा जा सकता है। सो पहले वाले केस में जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर है। दूसरे वाले केस की बात करते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे पहले वाले केस में, दूसरे में भी 2 पाई बॉन्ड दे रखा, एंड पाई बॉन्ड से डिसाइड नहीं कर सकते, एरोमेटिसिटी यहाँ पे है नहीं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के हिसाब से अगर बात करें, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है इफ कंपेयर्ड अलोंग द पीरियड। सो इस केस में भी 2 ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा एज कम्पेयर टू 1। तीसरे वाले केस में चलते हैं, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, पहले वाले केस में 0 पाई बॉन्ड, दूसरे वाले केस में 1 पाई बॉन्ड। इनफैक्ट ऑक्टेट के हिसाब से अगर देखें, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और दूसरे वाले केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सो ऑक्टेट अगर कंप्लीट है इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, सो 2 विल बी मोर स्टेबल देन 1, फिर से ऐसा बोल सकते हैं। हाँ भाई आदित्य कुमार, आज भी लेटा है आप?
अच्छा इसको एडमिट ही नहीं किया अभी। आदित्य कुमार आज क्या लेट आया है? आवाज ही नहीं आ रहा इसको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है। सो अगर दो पाई बॉन्ड है तो ज्यादा, सॉरी दो पाई बॉन्ड नहीं है, पहले वाले केस में भी दो पाई बॉन्ड है, ध्यान नहीं दिया हम लोग। सो पहले वाले केस में दो पाई बॉन्ड है, दूसरे वाले केस में भी दो पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड से तो डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग। सो हम लोग चलेंगे एरोमेटिसिटी पे, है नहीं साइक्लिक कंपाउंड। फिर साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब यहाँ भी 2 होना चाहिए। सारा ऑप्शन 2 2 ही दिख रहा है, 2 2 2 2, इसका मतलब ऑप्शन 3 कंसिडर किया जा सकता है। डिसेंट क्वेश्चन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का अच्छा सवाल है। In which of the following molecule C double bond C bond length will be minimum? बॉन्ड लेंथ मिनिमम देखना है अपने को। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। सो एक चीज याद होगा आप लोगों को, बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में दो तरह का सवाल होता है। एक सवाल जहां पे एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं। जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाला जा सकता है। जैसे बेंजीन के केस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? सो ये जो पाई बॉन्ड है ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, या ऐसा भी कर सकते हैं 3 पाई बॉन्ड है 6 बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसका मतलब हर एक जगह पे 1.5 टाइम्स बॉन्ड चला जाएगा। सो पहले वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। दूसरे वाले केस में जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे डिलोकलाइजेशन तो है, मतलब जो हाइड्रोजन है अगर ये हाइपर कंजुगेशन में जाएगा तो डिलोकलाइजेशन तो होगा, इसका मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, लेकिन एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन उतना डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं बोल सकते, इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन मैक्सिमम यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहने वाला है, क्योंकि यही स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा निकल के आएगा। सो यहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा रहने वाला है एज कम्पेयर टू 1। तीसरे वाले केस को अगर लेके चले तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस थोड़ा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, इनफैक्ट यहाँ -m है, तो एक्चुअल में डोमिनेटिंग इफेक्ट है। सो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, फिर से सेम चीज, मान लो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना भी ले हम लोग O- और यहाँ प्लस। सो पहले स्ट्रक्चर में और दूसरे स्ट्रक्चर में पहला ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब पहले का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा। और अगर पहले की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करें, सो क्योंकि पहले में यहाँ डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में भी डबल बॉन्ड के जैसा स्ट्रक्चर ही दिखाई देगा हम लोगों को। इसका मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन, मतलब हाइपर कंजुगेशन में जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में थर्ड मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कहीं ज्यादा डेवलप होगा, मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा, सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेगा। वैल्यू रहेगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ऊपर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी भी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा है नीचे वाले से। तो अगर दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला अगर ज्यादा स्टेबल है मतलब ऊपर वाले का परसेंटेज ज्यादा होगा। सो 50-50 नहीं होगा, अगर ऊपर वाले का वैल्यू ज्यादा होगा तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हाइपर कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में तो हम लोग अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहने वाला है। इसको इस सेंस में सोच लो, NO2 यहाँ की पाई इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिलोकलाइज करेगा, मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बनाएगा। लास्ट वाले केस में भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इसमें -m इफेक्ट है। सो -m फिर से डबल बॉन्ड को ज्यादा डिलोकलाइज करेगा, ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज्यादा निकल के आने वाला है, क्योंकि अभी न्यूट्रल मॉल के लिए ज्यादा स्टेबल है, बट -m डबल बॉन्ड को ज्यादा डिलोकलाइज करेगा, मतलब यहाँ ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम है या डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, सो जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है। सो अगर हम लोग रिलेटिव ऑर्डर की भी बात करें कि चारों का ऑर्डर डिसाइड करो, तो सबसे
छोटा बॉन्ड 2 में होना चाहिए, सबसे बड़ा बॉन्ड 1 में होना चाहिए, 1 में होना चाहिए। बाकी दोनों में अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कंपेयर करें तो NO2 ज्यादा -M शो करेगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा डेवलप कराएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ को ज्यादा बढ़ाएगा। सो 3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, फिर 4 का नंबर आएगा। ये ऑर्डर निकल के आना चाहिए, बट सवाल में केवल मिनिमम पूछा है। मिनिमम मतलब ऑप्शन 2 हम लोग आराम से मार्क कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आजकल मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब जो मेंस के लेवल से थोड़ा ऊपर है बट एडवांस के लेवल के, मतलब बिल्कुल बिलो रेंज में बोल सकते हैं। एडवांस के लायक क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस के लोअर रेंज के क्वेश्चंस को बोला जा सकता है। एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन है, पूछने लायक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, Which compound has least electron density in the benzene ring? पहले वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, तीसरे वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, चौथे वाले केस में लोन पे रेजोनेंस में जाएगा। लेकिन पहले वाले केस में लोन पेयर अंदर भी रेजोनेंस में जाएगा, दूसरे वाले केस में लोन पेयर अंदर भी रेजोनेंस में जाएगा, तीसरे वाले केस में लोन पेयर अंदर भी रेजोनेंस में जाएगा, चौथे में लोन पेयर अंदर में रेजोनेंस में नहीं जाएगा। इसका मतलब चौथे वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर कंप्लीटली फ्री है बेंजीन से रेजोनेंस करने के लिए। इसका मतलब चौथे वाले में प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा निकल के आएगा। आप लोगों को मैंने रिलेटिव कंपैरिजन करना सिखा दिया है। जिन लोगों ने रिलेटिव कंपैरिजन नहीं सीखा है ढंग से, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि प्लस एम में कहीं ऐसा ऑर्डर तो दे ही नहीं रखा है। तो इसीलिए रिलेटिव कंपैरिजन आपकी जिंदगी का बहुत ही बढ़िया चीज है। रिलेटिव कंपैरिजन हम अभी नहीं सिखा सकते, किसी को अगर सीखना होगा तो डाउट क्लास लेके सीख लेना, नहीं तो यूट्यूब पे भी मेरा लेक्चर पड़ा होगा कहीं जीओसी का, उसमें सेम चीज सिखा रखोगे। अब अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन में भी रेजोनेंस कर सकता है, अंदर भी रेजोनेंस कर सकता है। सेकेंड वाले केस में भी अंदर रेजोनेंस हो सकता है, थर्ड वाले केस में भी अंदर रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन के लोन पेयर का भी रेजोनेंस हो रहा है। सो लोन पेयर मतलब ऑक्सीजन के रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन का रेजोनेंस कम होगा, एंड नाइट्रोजन का रेजोनेंस पाई बॉन्ड से जितना कम होगा उतना ही बेंजीन रिंग से ज्यादा होगा। सेकेंड वाले केस में भी ऑक्सीजन का रेजोनेंस है। सो अगर ऑक्सीजन का रेजोनेंस होगा तो नाइट्रोजन का सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस कम होगा। इसका मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन से रेजोनेंस ज्यादा करेगा। थर्ड वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर आराम से रेजोनेंस कर सकता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कहीं इंगेज नहीं है। मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेंस करेगा थर्ड केस में। और अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर रेजोनेंस ज्यादा कर रहा, मतलब बाहर के साथ रेजोनेंस उतना ही कम करेगा। सो नाइट्रोजन के लोन पेयर का प्लस एम इफेक्ट बेंजीन पे सबसे मिनिमम होगा। इसका मतलब प्लस एम सबसे कम है तो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी सबसे कम बढ़ पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम नहीं हो रहा, क्योंकि प्लस एम तो है, लेकिन सबसे कम बढ़ पाएगा। इसका मतलब थर्ड सबसे लीस्ट होना चाहिए, तो थर्ड को सबसे लास्ट में रख लेते हैं। अगर 1 और 2 की बात करें तो OH में एंड OR में, मतलब OR ग्रुप में OH का प्लस एम ज्यादा है। OH का प्लस एम ज्यादा होने का मतलब OH ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ विथ रिस्पेक्ट टू OCH3। अगर OH ज्यादा रेजोनेंस करेगा मतलब नाइट्रोजन को कम रेजोनेंस करना पड़ेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कम रेजोनेंस करेगा तो फिर नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के साथ ज्यादा रेजोनेंस करेगा। बेंजीन के साथ ज्यादा रेजोनेंस करने का मतलब नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट बेंजीन रिंग पे ज्यादा है, और क्योंकि प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा रहेगा। सो 4 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 का ऑर्डर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन है जो आजकल मेंस के एग्जाम में पूछा जा रहा है, स्पेशली केमिस्ट्री में। मैथ्स फिजिक्स में जैसे पहले लेवल था वैसे ही मोस्टली लेवल है, किसी किसी सेट को अगर छोड़ दे। बट केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन वो मेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर का पूछने लग गया, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पता नहीं क्या है, पिछले 3-4 साल सर से पेपर देख रहे हैं। हाँ बोलो। सर 1 और 2 में कैसे कंपेयर किए, एक बार और बताइए। 1 और 2 वाले पार्ट में OH और OR में ज्यादा प्लस एम कौन शो करता है? OR। अगर आपको प्लस एम का सीक्वेंस याद नहीं रहेगा तो फिर वो दिक्कत है। फिर आप क्या रिवीजन करके हैं जीओसी का? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना भाई, ये सब हम ही पढ़ा दें।
सीक्वेंस नहीं याद है सर, उसके बिना ही सीक्वेंस तो याद करना पड़ेगा ना, हम तो बहुत क्लियरली बोले थे सीक्वेंस याद करो। एक तो हम कुछ ही सीक्वेंस याद करने बोले थे, बोले भी नहीं थे कि सारा सीक्वेंस याद करो। अगर आप उसको भी याद नहीं रखें तो फिर क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, फिर छोड़ के आगे बढ़ो जीओसी का, क्योंकि जीओसी में सीक्वेंस के बिना आप क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाला चीज हुआ ना, जब हम क्लियरली क्लास में इंस्ट्रक्शन देते वक्त समझाते भी हैं, हम खुद ही बोलते कि मिनिमम चीज याद करो, हम खुद ही बहुत सारा चीज एलिमिनेट करा देते, बोलते काम का नहीं याद मत करो, ये काम का नहीं याद मत करो। सीक्वेंस में खुद ही बोल दिया था सब सीक्वेंस को रिलेटिवली कंपेयर करो, बट ये एटलीस्ट याद रख करके रखना ही रखना है। अगर वो भी आप याद करने का मेहनत नहीं कर रहे तो फिर आप कर क्या रहे। इंजीनियर बनने चला है ना, इंजीनियर बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि इंजीनियर को याद नहीं करना पड़ता है, कितना भी टेक्नोलॉजी बना देना याद ही करना पड़ेगा वो सारा चीज। सीक्वेंस याद करिए पहले जाके कॉपी में देखिए, और नहीं तो कम से कम कॉपी लेके तो बैठे हो रिवीजन के टाइम पे कि फटाफट पेज पलट के देख ले। बेड पे लेट करके पढ़ाई कर रहा है क्या, कि बैठे बैठे फोन अपना चला रहे हैं, प्रवचन चल ही रहा है देख लेते हैं, गधा कहीं का। नहीं सर, बना के बैठे हैं। बना के बैठे हैं तो फिर क्या बनाया, नोट कॉपी देखा एक बार पलट के? नहीं, नोट्स कॉपी नहीं देखी। अरे वाह, ठंडे का मौसम आ रहा है, अभी हमको चाहिए होगा, दे देना नोट्स कॉपी, कल लेके आना। एक एक करके पेज जलाएंगे, तुमको वीडियो बना के दिखाएंगे पेज जलाने का, ठीक है। क्वेश्चन ठीक। नंबर 10, द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन करते वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब एच ऑफ एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हुआ करता था, और अगर पाई बॉन्ड सेम है तो एच ऑफ एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी था। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑर्डर। सो सब में दो पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड दिख रहा है, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से डिसाइड तो नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सवाल में ऑर्डर पूछा है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। सो थर्ड वाले केस में रेजोनेंस है, फोर्थ वाले केस में रेजोनेंस है, पहले और दूसरे में रेजोनेंस नहीं है, मतलब पहला और दूसरा लेस स्टेबल है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, तीसरा और चौथा कम होना चाहिए। तीसरे चौथे में कैसे कंपेयर करें, दोनों में रेजोनेंस तो सिमिलर ही है, तो फिर हम लोग हाइपर कंजुगेशन पे जा सकते हैं। 3 3 6 2 8 और 2 10 हाइपर कंजुगेशन, जबकि फोर्थ वाले केस में केवल 1 और 1 2 हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है। सो रेजोनेंस तो सेम था बट हाइपर कंजुगेशन भी 10 है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम, सो थर्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे लीस्ट होगा, फिर फोर्थ का नंबर आएगा, इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 1 और 2 की बात करते हैं, दोनों में हाइपर कंजुगेशन तो सॉरी रेजोनेंस तो नहीं है। हाइपर कंजुगेशन की अगर बात करें तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन, टोटल 3, और सेकेंड वाले केस में 2 2 4 और 3 7। सो 7 हाइपर कंजुगेशन, इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। 1 2 4 3 ऑर्डर कंसिडर किया जा सकता है, सबसे ज्यादा 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है। एक चीज वैसे ध्यान रखना, हम आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, सारे सीक्वेंस का डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे भूल के भी मत सॉल्व करना। अगर हमको दिख रहा है कंपैरिजन में कि हम लोगों का थर्ड वाला पार्ट सबसे लास्ट है और ये एक ही ऑप्शन में है, तो भी एक बार बस चेक कर लेना कि मैक्सिमम क्या होगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू केवल निकालना, सीरीज कभी जिंदगी में भूल के मत निकालना, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। सबसे पहला चीज मैक्सिमम और मिनिमम हम लोगों को अगर पता चल गया, ऐसा एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है तो सीधा उसको मार्क करेंगे। एडवांस वाले लोग थोड़े से अच्छे होते हैं, वो ऐसा ऑप्शन बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम मैच करता है, तो आपको लास्टली सारा सीक्वेंस सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो उसमें बेस्ट होगा कि आप पहला और दूसरे का सीक्वेंस निकाल लो। अगर आप फर्स्ट सेकंड निकालेंगे तब वैसा सीक्वेंस मोस्टली मैच नहीं करेगा, तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमम की जगह हमेशा फर्स्ट सेकंड या थर्ड निकालने की कोशिश करना, उससे काम हो जाएगा। लेकिन मेंस में कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, टाइम खराब करने के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कटायन इज। पहले वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा क्वेश्चन आपके नोट्स कॉपी में स्टार मार्क कराया हुआ है एग्जैक्टली। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब नाइट्रोजन अब पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। देख के लग रहा है पाई पॉजिटिव कंजुगेशन है लेकिन पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। सेकेंड वाले केस में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन फिर से पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब पॉजिटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस में नहीं जा सकता। थर्ड वाले केस में नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस करा सकते हैं।
यहाँ पे आराम से रेजोनेंस हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, ऐसा बोल है सकते हैं। क्या कोई कुछ बोला क्या? नहीं गलती से हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज में 4 बॉन्ड बना हुआ है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकते नाइट्रोजन पे, 5वां बॉन्ड बन जाएगा, ये भी रेजोनेंस में नहीं जा सकता। सो पहला नहीं जा सकता, तीसरा नहीं जा सकता, सॉरी दूसरा नहीं जा सकता, चौथा नहीं जा सकता, ऑप्शन 3 जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम में पाई बॉन्ड तो नाइट्रोजन पे है ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के। सो जैसे ही 5वां बॉन्ड बनना चाहेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करके हटा सकता है। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है। डिसेंट क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट 2 पार्ट क्वेश्चन में नोट्स कॉपी में कराया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके बुकलेट में कहीं पे देखा हुआ मेरे, मतलब क्वेश्चन तो आपने देखा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता है। विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल? फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का सवाल है। सो हम इस बार बस ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले वाले केस में 2 पाई बॉन्ड, दूसरे वाले केस में 2 पाई बॉन्ड, तीसरे वाले केस में 2 पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम है। अगर पाई बॉन्ड सेम है और आगे के रूल्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ऑक्टेट कंप्लीट है ना सबका, देख लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी सबका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। सो ऑक्टेट कंप्लीट है, एरोमेटिसिटी की बात नहीं कर सकते। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात तब करेंगे जब सेम चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन पहले वाले केस में चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और बाकी चार्ज स्पीसीज है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू चार्ज। सो एक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर वाई और जेड की बात करते हैं। अनलाइक चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन, सॉरी हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, दोनों फैक्टर है। तो एक तो ज्यादा स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज का दिख रहा और पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी लास्ट वाले केस में कम भी दिख रहा, और उल्टा भी है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। सो सिंपल सा केस है, एक्स वाई जेड का जेड सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाना चाहिए, ऑप्शन 3 कंसिडर कर सकता है। Which of the following benzene ring has greater electron density than toluene? Toluene में CH3 होता है जो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, उसके हिसाब से नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस एम शो करेगा, इससे अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई नहीं दे सकता। क्लोरीन माइनस आई शो करेगा, CHO माइनस एम शो करेगा, लास्ट वाला केस तो नॉर्मल बेंजीन रिंग है। सो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट प्लस एम होगा, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बेसिक केस है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे नहीं जा रहा है। विच इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर? सो एंटी एरोमेटिक का केस दिख रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, डाइमर का फॉर्मेशन करा लेता है या किसी और तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस टाइप के प्रोडक्ट का, ताकि अपना एंटी एरोमेटिसिटी यूज कर ले। ऑप्शन क्वेश्चन 14 इजी क्वेश्चन है। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा विद एग्जैक्टली इक्वल बॉन्ड ऑर्डर। पहले वाले केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो बराबर हो ही नहीं सकता। उसके आगे वाले केस में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आएगा, लेकिन जस्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और वो भी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, मतलब पहले का कंट्रीब्यूशन एक्चुअल मॉलिक्यूल या रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल में बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ज्यादा दिखाई देगा 50% से। सो डबल बॉन्ड अगर ज्यादा है और लेफ्ट वाले साइड में सिंगल बॉन्ड ज्यादा है, मतलब बीच का बॉन्ड लेंथ कम होगा, लेफ्ट का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, बराबर बॉन्ड तो नहीं है। लास्ट वाले मॉलिक्यूल में भी अगर रेजोनेंस होगा, सो रेजोनेंस में जो पहला स्ट्रक्चर है जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये नॉन इक्विवेलेंट है। अगर नॉन इक्विवेलेंट है इसका सिंपल सा मतलब है ऊपर वाला पार्ट ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगा, ऊपर वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। सो डबल बॉन्ड दोनों जगह दिखाई देगा और बीच में सिंगल बॉन्ड ज्यादा दिखाई देगा, मतलब बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, लेफ्ट राइट का बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर होगा, लेकिन बीच वाले से थोड़ा कम होगा, मतलब अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है। ठीक ठीक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ऑल्दो बॉन्ड लेंथ का बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट अदरवाइज डिसेंट क्वेश्चन है।
द काइंड ऑफ डिलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन। इसको हम लोग सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन बोला करते हैं, सॉरी सिग्मा पाई रेजोनेंस या सिग्मा पाई कंजुगेशन बोला करते हैं। sp3 p कंजुगेशन भी बोला करते हैं, इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी बोला करते हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? सो NO2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम शो करेगा। हाँ बोलो सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये चीज हम लोग वहां पे पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाले पार्ट को। जैसे अल्कीन का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाले पार्ट पे, सो अगर मान लो कि हाँ ठीक है, मतलब हो सकता है शायद हम थोड़ा गलत बोल रहे हैं, एक इंडक्टोमेरिक इफेक्ट भी होता है, एक इलेक्ट्रोमेरिक होता है। इलेक्ट्रोमेरिक हमको जहाँ तक ध्यान है ब्रोमीन वाले केस में आता है। अगर हम कंफ्यूजन में होंगे तो अब दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे कि ये भी केस आता है। चलो खैर, सो जब हम लोग का डबल बॉन्ड वाला पार्ट ब्रोमीन पे जाता है इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने के लिए, सो ब्रोमीन पे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। बट ऐसा सोच के देखो, ब्रोमीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है, साथ ही साथ जो डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और जो ब्रोमीन है ये बड़े साइज का एटम है, जब एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम दूसरे के तरफ आएगा और दूसरा का सिस्टम ज़्यादा बड़ा है, मतलब ज़्यादा फैला हुआ इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो सेकेंड वाला सिस्टम अपने आप को पोलराइज करेगा। मतलब रिपल्शन की वजह से लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रॉन कम होगा और ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन को राइट साइड की तरफ ढकेलेगा। मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा अनसिमेट्रिकल टाइप का ऐसा कुछ निकल के आएगा। इसके वजह से लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रॉन अगर कम हुआ, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट साइड में डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। इस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे ही यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज आया, मतलब अब पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बनना शुरू हो गया। वैकेंट ऑर्बिटल पहले से था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट भी कर रहा है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटरली शिफ्टिंग हुआ जिसकी वजह से एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। एक वर्ड होता है इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट, सिमिलर टाइप का ही केस है बट हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में देखा करते हैं। एनसीईआरटी में दे भी रखा है ये चीज रिएक्शन के टाइम पे। सो बेसिकली हम लोग को जब रिएक्शन कराना होता है तो हम लोग इसको ब्रेक करके माइनस और प्लस के फॉर्म में देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करके रखते हैं, डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस। इस चीज को हम लोग इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट के जैसा बोला करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इधर हैलोजन के केस में चल रहा है, इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट वाला पार्ट इधर एल्डिहाइड कीटोन में कंसिडर कर सकते हैं। टेम्पररी इफेक्ट है, मतलब डाइपोल मोमेंट टेम्पररी डेवलप होगा और ऐसा ही केस है। अगर मान लो यहाँ से फिर से अल्कीन हट गया, जैसे ही अल्कीन हटेगा तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिर से सिमेट्रिकल हो जाएगा, मतलब डाइपोल खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं जितना हमको याद है। अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मेरे भी दिमाग से थोड़ा निकला हुआ है, बहुत साल पहले हम देखे थे, क्योंकि इसको हम यूज नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? सो पहले वाले केस में क्लोरीन माइनस आई शो करेगा, दूसरे वाले केस में हाइपर कन्वर्शन शो करेगा, तीसरे वाले केस में माइनस एम शो करेगा, चौथे वाले केस में प्लस एम शो करेगा। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट ठीक है, सो माइनस आई प्लस माइनस चार्ज बनाएगा लेकिन बहुत ही कम बना पाएगा क्योंकि माइनस आई बहुत ही डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं है। सेकेंड वाले केस में हाइपर कंजुगेशन भी प्लस माइनस बनाएगा, मतलब खुद के ऊपर प्लस चार्ज लेगा और सामने वाले के ऊपर माइनस चार्ज, लेकिन ये भी चार्ज बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा या बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन बहुत डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं है। माइनस एम बहुत डोमिनेटिंग इफेक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और NO2 का माइनस एम काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होता भी है। सो अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखें, सो NO2 क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई और माइनस एम दोनों है बेसिकली, सो माइनस आई और माइनस एम दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नाइट्रोजन की तरफ डेल्टा माइनस बहुत ज्यादा डेवलप होगा, बेंजीन की तरफ डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा डेवलप होगा। सो इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे डाइपोल सबसे ज्यादा क्रिएट होने वाला है। लास्ट वाले केस में प्लस एम तो है नाइट्रोजन, लेकिन माइनस आई भी है। सो प्लस एम नीचे डेल्टा माइनस डेवलप करेगा, ऊपर डेल्टा प्लस डेवलप करेगा, लेकिन माइनस आई भी है। माइनस आई ऊपर डेल्टा माइनस डेवलप करेगा, नीचे डेल्टा प्लस डेवलप करेगा। सो क्योंकि प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है बट स्टिल नेट चार्ज थोड़ा थोड़ा कम हो जाने वाला है, इसका मतलब डाइपोल भी थोड़ा कम निकल के आना चाहिए। सो ऑप्शन 3 आंसर कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा ऐसा सवाल है कि एग्जैक्ट
कंपैरिजन कर पाना थोड़ा गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन का या NH2 का प्लस एम एग्जैक्टली कितना है ये हमको नहीं पता। मतलब NH2 का प्लस एम NO2 के माइनस एम के रिस्पेक्ट में कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है हम लोग नहीं बता सकते। तो एग्जैक्टली आंसर सही बोल पाना गलत है मेरे हिसाब से, अनलेस कि हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन पता हो, कुछ डेटा पता हो जिसके बेसिस पर हम लोग कमेंट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा रिस्की है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन स्टिल थोड़ा रिस्की है। बट इतना क्वेश्चन सॉल्व करने में रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल बनी है। मतलब दिख रहा है कि माइनस एम माइनस आई दोनों चार्ज को सपोर्ट कर रहा है, प्लस एम माइनस आई अपोज कर रहा है। तो डाइपोल ऑब्वियसली बात है थर्ड में ज्यादा डेवलप होना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा रिस्की क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम में, लेकिन आप रिस्क पे ही सॉल्व कर सकते हैं, गलती होने के चांसेस होंगे ही होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में द होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर इज, ये तो हिंट ऑलरेडी दे रखा था, इसको तो क्या ही बोले, बट सिंपल सा चीज है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में जिस हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो रेडिकल बनेगा, बस उस रेडिकल का स्टेबिलिटी कंपेयर करना होता है। जितना स्टेबल रेडिकल उतना ज्यादा इजीली बनेगा, और जितना इजीली रेडिकल बनेगा उस केस में हम लोग, हाँ अरे यार, जितना स्टेबल रेडिकल उतना जल्दी बनना चाहेगा, मतलब उतना जल्दी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन आसान है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होगा, ऐसा बोल सकते हैं। सो पहले वाले को अगर हटाएंगे तो 3 3 6 2 8 हाइपर कंजुगेशन। दूसरे वाले हाइड्रोजन को अगर हटाते हैं तो 1 और 2 3 हाइपर कंजुगेशन, सॉरी 1 और 3 4 हाइपर कंजुगेशन। अगर तीसरे वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं तो हम लोग के पास केवल 1 हाइपर कंजुगेशन, सॉरी 2 हाइपर कंजुगेशन है। सो अगर कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, मतलब रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे इजीली बनेगा, और सबसे इजीली बनेगा मतलब सबसे कम एनर्जी चाह रहा होगा बनने के लिए। सो कार्बन 1 और H का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे लोएस्ट होना चाहिए। सबसे लोएस्ट पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में, तीसरा, सब जगह तो सबसे लोएस्ट ही है। ठीक है, फिर उसके बाद C2 और H का नंबर आना चाहिए। तो C2 और H का नंबर कहाँ है भाई? C5 कहाँ से आ गया? C3, C2H, C3H, C2H, तो सेम ही ऑप्शन नहीं दे रखा है 1 और 3, ये हम ही को दिख रहा है केवल, मेरा क्या खराब है? सेम दिख रहा है ना भाई? उसके आगे सेम ऑप्शन में सेम ही दिख रहा है। तीनों ऑप्शन तो इसमें तो हम क्या करें, तो बोनस कर देना चाहिए। मतलब क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन में चलो ऑर्डर लिख लेते हैं। C1 सबसे ऑर्डर में लिख लेते हैं, C3H सबसे हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, सबसे मुश्किल से टूटेगा, फिर C2H का नंबर आएगा और फिर C1H का नंबर आएगा, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो चलो ऐसा ऑप्शन तो एक ही दे रखा है, डी ऑप्शन, बट स्टिल मैं ऐसा कर देख लेना आंसर में क्या ऑप्शन इसमें गलती है थोड़ा। ऑप्शन 1 2 3 तीनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, पहले वाले केस में रेजोनेंस और हाइपरकंजुगेशन है, दूसरे वाले केस में बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत ही लेस स्टेबल होता है। तीसरे वाले केस में रेजोनेंस नहीं है, केवल 2 हाइपरकंजुगेशन है, और चौथे वाले केस में रेजोनेंस भी है और ऑक्सीजन का प्लस एम भी है, मतलब प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। ऑप्शन 19 में डिस्कशन नहीं कर रहे। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इन द फॉलोइंग केस, पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज हाइपरकंजुगेशन तो शो नहीं करता, बेंजीन माइनस आई शो करेगा, दूसरे वाले केस में रेजोनेंस शो करेगा, तीसरे वाले केस में ऑक्सीजन प्लस एम शो करेगा, स्टेबिलिटी घटा देगा, चौथे वाले केस में NO2 माइनस एम शो करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ होगा। फोर्थ के बाद अगर बात करें तो हम लोग सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड के बाद 1 लिख सकते हैं, 1 के बाद 3 होना चाहिए। ऊपर वाले केस में हम लोग रिलेटिव ऑर्डर की बात करें तो ऊपर वाले केस में 4 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 4 के बाद हम लोगों का 1 का नंबर आएगा, 1 के बाद 3 का नंबर आएगा, फिर 2 का नंबर आएगा। अब भाई ये कौन है? इंटरप्रेन्योर 2022 नहीं ज्वाइन करेंगे इसको इंटरप्रेन्योर बनने दो। क्वेश्चन नंबर 20, सम ऑफ द नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड होता क्या पता है किसी को? कोई देखा है नोट कॉपी? नोट कॉपी नहीं, सॉरी कॉमन निकल। हाँ सर। क्या समझ में आया? हम गेस कर रहे हैं, ठीक है, हमको नहीं पता कि स्क्वायरिक एसिड क्या है, बस
स्क्वायर के जैसा एक ही एसिड दिखाई दिया है, तो बस हम गेस कर रहे हैं, बस तुम ये बताना है कि शायद सही गेस कर रहे हैं गलत गेस कर रहे हैं। ठीक है, एक एच छूट गया। अरे वे छोटा नहीं है, लिखे हैं वो छोटा सा लिखा हुआ है, एक छूट गया ब्रदर रहेगा। गलती निकालना तो निकाल लो, नहीं सही है छूट गया बोल कर ये बताइए स्क्वायर कैसे। कभी ना कभी तो देखे ही होंगे। अरे नहीं देखे हैं नाम आज तक स्क्वायर एसिड, चलो कभी नहीं देखे, हम बस गेस कर रहे हैं कि पूरे अपने जीओसी में यही एक एसिड है जो स्क्वायर के फॉर्म में डाल के रखता है, इसलिए बस हम गेस कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि सही होना है गलत है। चलो, सम ऑफ नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्क्वायरिक एसिड एंड डाई आयन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। अच्छी तो पढ़े नहीं, पढ़े होते तो सब आराम से गेस कर लेते। डाई आयन बोलने का मतलब दोनों जगह से H+ हटा दिया, तो यही स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर तो आराम से सोचा जा सकता था। क्या सम ऑफ नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन पूछा है। चलो, सो पहले वाले केस में हम लोग ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो सकता है, ये भी आगे शिफ्ट हो सकता है। तो रेजोनेंस में तो सारा का सारा ही पाई बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन का एक एक लोन पेयर ले सकता है। तो तीन पाई बॉन्ड और दो लोन पेयर, मतलब पहले वाले केस में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डिलोकलाइज्ड है। और अगर डाई आयन लेके चलते हैं तो डाई आयन में भी तो सेम ही रहेगा, 5 5 पर 10 होना चाहिए आंसर। डाई आयन ऑफ स्क्वायरिक एसिड, डाई आयन में भी कोई एक ही नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, दो तो जा नहीं सकता, तीन पाई बॉन्ड अभी भी है, दो नेगेटिव चार्ज, 10 आंसर होना चाहिए। क्या दिया इसका आंसर? यही है। क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन बस मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ दो लोन पेयर है, तो दूसरा लोन पेयर वो काउंट ना कर लो, तो काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि रेजोनेंस में नहीं जा सकता, एक बार में एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाने वाला है, तो इसके 10 होना चाहिए। चलो ठीक है। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस? सो पहला केस, अगर हम लोग बेंजीन के ऊपर स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे रखा, पाई बॉन्ड दे रखा, पहले तो रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाएंगे, इसका मतलब हम लोग अगले स्ट्रक्चर में कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ निकल के आएगा, एक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, दो हो गया, दो के बाद क्या करें, अरे नीचे बना लेते इसको, जगह ही नहीं है यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, इसको पूछा भी है सवाल, ये कौन पूछा हमको नहीं पता, बट कोई इंसान पूछा है। तो पहले वाले केस में पाई बॉन्ड जब रेजोनेंस में जाएगा, जो लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं सीख रखे हैं उनको पसीना छूटेगा इस सवाल में, अच्छा सवाल दिख रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में गया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब क्या करें, तो अब यहाँ से बेंजीन रिंग को रेजोनेंस में लेकर के जा सकते हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मल्टीपल टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसमें शॉर्टकट टाइप की चीज यूज करने की कोशिश करना है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में गया, अरे यार कौन आ रहा है भाई, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में गया तो नॉर्मली ऐसा सोच के देख सकते हैं, अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है तो इस गिवन स्ट्रक्चर को मिला के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और एक स्ट्रक्चर तो जो गिवन है वो, अब दूसरा पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर लो, मतलब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अभी जो गिवन स्ट्रक्चर उसमें आ जाएगा, पहला चीज। उसके अलावा हम लोगों का, और इसको इंक्लूड करके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर हम लोग इसके अलावा बात करें तो एक ये छठा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और एक फिर हम लोग को एक और चीज चेक कर लेना चाहिए, ये जो पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर है इसमें केवल अंदर के बेंजीन रिंग को चेंज कर लेते हैं, केवल बेंजीन रिंग वाले पार्ट को। अगर बेंजीन रिंग को चेंज कर लेंगे तो यहाँ से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो एक तो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस करा लिया, इससे 2 स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा जब बाहर से रेजोनेंस कराना शुरू किए तब वहाँ के हिसाब से टोटल हम लोग के पास 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 5 यहाँ से आ रहा है तो यहाँ सारा 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम जिसको भी बताए हैं उसका आंसर फिर कुछ और बताया है, उसमें पता नहीं क्या सोचा भाई, मतलब हम कभी ड्रॉ नहीं किए थे स्ट्रक्चर, हमसे जो भी इंसान ने क्वेश्चन पूछा है, कौन पूछा, कोई तो आज पूछा है, हमको याद नहीं आ रहा कौन पूछा, लेकिन उसमें आंसर कुछ और बताया, पता नहीं क्या सोचा है। चलो खैर, कोई तो इंसान पूछा ही होगा। 7 रेजोनेटिंग सर स्ट्रक्चर आंसर होना चाहिए।
21 वाला में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उसको नहीं बोलते, लोन पेयर ही बोलेंगे, जो डबल बॉन्ड वाला कंजुगेशन में लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कहाँ पे? वही 20 करके डैश दे दिया, 21 ही। अच्छा हाँ, क्या बोला, फिर से बोलो। 20 वाले में, मतलब 21 वाले में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उसको नहीं बोलेंगे, उसको भी इलेक्ट्रॉन पेयर में ही काउंट कर लेंगे। हमको लगा कि लोन पेयर को कर लें। ये पॉइंट हम क्लास नोट्स में लिखाए भी थे। जो भी लोन पेयर, फिर से रिपीट करें, पांचवी बार रिपीट करें तुम्हारे लिए। जो भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। याद आया? हाँ हाँ ठीक। तो उसको डिलोकलाइजेशन में काउंट कर रहे हैं ना बेसिकली, तो उसको बॉन्ड पेयर हाँ इलेक्ट्रॉन क्यों बोलेंगे? वो तो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ना, रेजोनेंस का पार्ट है या रेजोनेंस में जा सकता है, तो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का पार्ट होगा वो। समझा? यस। ठीक है, वैसे अच्छा सवाल है, सोचने लायक सवाल है, ध्यान रखने लायक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देख लो एक बार, 7 आंसर है क्या? क्योंकि ये अच्छा सवाल है, मतलब हो सकता है कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिस कर रहा हो। अगर हम एग्जाम में होंगे तो हम इस तरीके का शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में हम एक एक स्ट्रक्चर बना के काम करेंगे, सारी पॉसिबिलिटी को देख के काम करेंगे। एग्जाम में हम इसका आंसर कभी गलत नहीं करने वाले, बट हम थोड़ा जुगाड़ लगा के आंसर निकाले हैं, तो इसलिए हम 7 आंसर बोल रहे हैं। एक बार आंसर चेक करो इसका क्या है। साथ ही है सर। 7 है, चलो ठीक है। जुगाड़ देख लिया आप लोगों ने, किस तरीके का जुगाड़ होता है, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा रिलेट करके। बेसिकली ये पार्ट रिलेटेबल है, हम लोग के नॉर्मल स्ट्रक्चर से ही हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं, तो इसीलिए रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इस तरह का था कि आप रिलेट कर सकते थे, तो बन गया। अदरवाइज हो सकता है आपको पूरा प्योर स्ट्रक्चर बनाना पड़े। द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन सर एटम ऑफ सर द फॉलोइंग। हाँ बोलो। सर 22 में जो 7 है तो इंक्लूड करके है 7? नहीं भाई, मतलब हाँ भाई, ठीक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड करके ही बोला जाता है। नहीं द नंबर ऑफ हाइपर नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर, में जो दिया है उसको इंक्लूड करके ना? हाँ भाई एकदम। The number of hyperconjugable hydrogen atom of the following species. Number of hyperconjugable hydrogen atom. So यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, ये तो क्वेश्चन आज ही लिखा हुआ है कहीं पे, एक जगह और आया था शायद। खैर 3 हाइपरकंजुगेशन यहाँ पे है, दूसरे वाले केस में पॉजिटिव चार्ज 3 और 2 5 हाइपरकंजुगेशन एक्स एंड वाई। तो पहले वाले केस में 3 है, दूसरे वाले केस में 5 है, टोटल मिला करके 5 + 3 8 हो जाता है। वो बढ़िया मैथ सिखा दिया ये। क्वेश्चन नंबर, एक बार आंसर देखते चले जाना, 8 ही आंसर होना चाहिए, बट चेक कर लो। The maximum number of pi electron pair in direct conjugation with each other. Pi electron pair in direct conjugation with each other. So यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है, उस ट्रिपल बॉन्ड में से एक ही पाई बॉन्ड कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट होगा, दूसरा पाई बॉन्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा। So इधर तो कंजुगेशन है भी नहीं, तो इसकी बात ही नहीं कर सकते। एक सेकेंड, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? The maximum number of pi electron pair in direct conjugation with each other. तीन पाई बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। दो, 2 4, 2 6, 2 8, 8 आंसर होना चाहिए इसका। अगर इसके अंदर 6 दे रखा है तो गलत आंसर दे रखा है। देखो आंसर क्या दिया, 3 दिया है, वो पेयर पूछ रहा है। एकदम 4 आंसर होना चाहिए, गलत आंसर दिया है। अगर एक नॉर्मल सवाल के जैसा देखें तो 3 पेयर ठीक है। एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को। जो ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, ये ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड तो कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट होगा, दूसरा पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। सो इस ट्रिपल बॉन्ड में केवल एक ही पाई बॉन्ड काम कर है, दूसरा पाई बॉन्ड वैसे भी कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है, तीसरा भी कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है। सो
कन्जुगेशन सिस्टम यहाँ से यहाँ तक दिख रहा, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और ये तीसरे में से एक पाई बॉन्ड, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड दिख रहा, मतलब 3 पाई सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बट इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा है, ये तो ठीक है। ये चौथा वाला पार्ट कन्जुगेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर ऑटोमाइजेशन करा दे, और इसलिए सवाल अच्छा है, लोग इतने लेवल पे इस क्वेश्चन को लेकर के नहीं जाएंगे, उसको एक नॉर्मल क्वेश्चन जैसा देखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग ऑटोमाइजेशन करा दें, और ऑटोमाइजेशन में भी दो ऑटोमाइजेशन, मतलब पहले एक ऑटोमाइजेशन होगा, फिर वापस एक ऑटोमाइजेशन होगा, अरे यार मिट जाओ भाई, चलो खैर अलग से बना लेते हैं इंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, सो ऑटोमाइजेशन कराएंगे तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, मतलब अपने स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड सी, इसका सिंगल बॉन्ड, फिर सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हो जाएगा, और फिर से ऑटोमाइजेशन करा लो। अब जब वापस एक ऑटोमाइजेशन कराएंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है सबसे लेफ्ट साइड में, ये पाई बॉन्ड वाला पार्ट बगल में शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, और ये भी आगे जाएगा। इसका मतलब सी के साथ सी सिंगल बॉन्ड पे, फिर डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी पे, सॉरी सिंगल बॉन्ड सी पे ओ। अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये तीसरा पाई बॉन्ड, ये चौथा पाई बॉन्ड, ये चारों पाई बॉन्ड ही कंजुगेशन सिस्टम के पार्ट होंगे। सो इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा है, 4 पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, आंसर इसका 4 होना चाहिए। इसका आंसर अगर 3 दे रखा है तो गलत आंसर दे रखा है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। ऑल्दो सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 3 आंसर डिसेंट दिख रहा है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है नहीं, इसमें इस एस्पेक्ट को लोग मिस कर रहे हैं जहाँ पे ऑटोमाइजेशन का डिस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, फॉर द कंपाउंड इज गिव द नंबर 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस ओनली, क्या पूछा है, गिव द नंबर 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस ओनली, चलो ठीक है रेजोनेंस है, 2 फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस एंड हाइपरकंजुगेशन ओनली, रेजोनेंस भी है हाइपरकंजुगेशन भी है तो 2 भी दे दिया, 3 फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस हाइपरकंजुगेशन एंड नेगेटिव इफेक्ट ओनली, तो रेजोनेंस है, हाइपरकंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, तो 3 दे दिया इसको, अरे यार अरे फिर 4 भी पूछ रहा है, एंड 4 फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस हाइपरकंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसमें तो नहीं आना चाहिए, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो रिलेटेड तो नहीं है, एक बार आपको देखना पड़ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो मेरे हिसाब से 3 आंसर होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर हम मिस कर रहे हैं या फिर हम कुछ और सोच रहे हैं तो हम उसको करेक्शन कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मेरे दिमाग से उतरा हुआ है, मेरे हिसाब से ब्रोमीन का जो केस मैंने बताया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, बट पता नहीं यहाँ पे क्या दे रखा है। खैर सो मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 होना चाहिए, एक बार आंसर बता दो, अगर इसका आंसर 4 है तो फिर हमको थोड़ा बुक करके देखना पड़ जाएगा, देख लेंगे। सर 3 ही है। ये नहीं दिया है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, बट चलो ठीक है, बहुत सालों बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन लेके आए और उसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, इसको हम एक बार देख लेते हैं, देख करके इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो बना करके हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, उसको देख लेना, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो हम बताए अगर वो सेम चीज रहा तो नहीं डालेंगे, बट अगर हम जो बताए वो नहीं रहा कुछ और रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। आज की हम ज्यादा क्लास ले, आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मतलब एक और असाइनमेंट हम सोचे थे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया और कल भी मेरी बहुत सारी क्लास है, तो आज छोड़ते हैं। कल जीओसी का जो दूसरा असाइनमेंट उसको सॉल्व करेंगे, स्टीरियोइसोमेरिज्म का डिस्कशन करेंगे, नहीं तो कल पहले स्टीरियोइसोमेरिज्म डिस्कस कर लेंगे और स्टीरियोइसोमेरिज्म के डिस्कशन के बाद हम लोग फिर जीओसी का सेकंड असाइनमेंट अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, नहीं मिला तो भी हमको ऐसा लगता है कि इस आइसोमेरिज्म जीओसी के असाइनमेंट में जो जीओसी के जो सारे कंसेप्ट्स थे उन सब कंसेप्ट को कवर किया हुआ क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट जीओसी का असाइनमेंट उसमें फिर बेसिक स्टैटिस्टिक्स इस तरह के एप्लीकेशन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि वैसा एक भी क्वेश्चन अभी तक दिखा नहीं हमको, तो डेफिनेटली दूसरे वाले जीओसी का असाइनमेंट में बेसिक स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब होगा। पहले नेक्स्ट क्लास में स्टीरियोइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, टाइम बचा तो जीओसी के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, अगर पूरा टाइम बचा तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आराम से, बताओ किसी को कुछ पूछना है, चलो ठीक है, तो